हाँ जी बच्चों, टॉपिक है रोटेशनल मोशन। बताएं शब्द से आप क्या समझते हैं? कुछ तो रोटेशन होगा, घूमेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। और अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों का आप रिलेट कर पाए तो चैप्टर आसान हो जाएगा। अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ऐसे करके हेडिंग बना सकते हैं। एनालॉजी क्या होती है? हाँ, समानता, है ना। यहाँ पे ऐसे है तो वहां पे वो कैसे होगा। ठीक। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, यहाँ पड़ा था और इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो इस केस में आपका होता है लीनियर मोशन, या कहें आप इसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड इज एप्रोप्रिएट हियर। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंटर है और इसके अराउंड एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब कितना उसने एंगल मूव कर लिया वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो जो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में वेलोसिटी, rate of change of displacement per unit time, velocity is defined as dx by dt। यहां पे बताएं उसके पैरेलल या एनालॉजी में क्या होगा। यहाँ पे x कैसे बदल रहा है टाइम के साथ, वो वेलोसिटी है। यहाँ पे थीटा कैसे बदल रहा है टाइम के साथ, वो आपकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओमेगा इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी होगी, यहां पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां पे क्या होगी बताएं। बस एंगुलर वर्ड आपको यूज करना है, के आगे एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। जो आप सिंबल यूज करते हैं वो होता है अल्फा, एंड इट इज डी ओमेगा बाय डी टी। एक्स वी ए थीटा ओमेगा अल्फा। इस केस में आप देखें जो काम मास करता है वो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करता है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, डिटेल में समझेंगे इसको। बस आप यहाँ पे समझें कि जो काम यहाँ मास करता है वहां पे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मास का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको मूव करना डिफिकल्ट है, तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट बॉडी अगेंस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी। लिखना चाहेंगे, कहीं स्टार मार्क बना के लिख लें क्या। मास इज अ measure of
measure of inertia of a body mass is a measure of inertia of a body, that is resistance offered by a body against its translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन में उसको अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और ये जो रेजिस्टेंस रहेगा बॉडी का वो मास के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। सिमिलरली आप बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझो तो जिसका मास ज़्यादा उसको चलाना मुश्किल, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसको घुमाना मुश्किल, है ना। इसमें आप लिख लें बेशक एग्जैक्ट सेम लाइनिंग लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज moment of inertia of a body is defined as resistance offered by a body against its rotational motion. और नोट्स में आपको जहां लगे अपने शब्दों में आप लिख सकते हो कि मास ज्यादा तो चलाना मुश्किल, आई ज्यादा तो घुमाना मुश्किल, बेशक लिख लो आप ये बात भी। यहां पे आपकी इक्वेशन यूज होती है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या उससे भी पहले आप एक और लिख सकते हैं, आप सिंपल फोर्स लिखें। यहां पे जो काम फोर्स करती है यहां पे वो काम टॉर्क करती है, टॉर्क। फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हैं, टॉर्क को आप, ये सिंबल ऐसा, इसको बोलते हैं टाउ, है ना। आपको ये समझना है कि यहां जो काम फोर्स कर रही थी यहां पे वो काम टॉर्क करेगी। ये भी अपने आप में टॉपिक है बहुत बड़ा, ये और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है अगर किसी को मुझे चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा और घुमाना है तो टॉर्क लगानी पड़ेगी। ठीक है। छठा, यहां पे आपकी इक्वेशन एप्लीकेबल होती है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे होगी 6 टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मास के पैरेलल में आई है, एक्सेलरेशन के पैरेलल में अल्फा है, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यूज होगी। यहाँ पे आप यूज करते हैं मोमेंटम, पी से आप डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसके पैरेलल टर्म होती है एंगुलर मोमेंटम, इसको आप एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यहाँ पे क्या होनी चाहिए आप बताएं? हाफ आई ओमेगा²। परफेक्ट। और इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्क डन डिफाइन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क डन कैसे डिफाइन होगा? टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पावर डिफाइन होती है एफ डॉट वी।
यहाँ पे डिफाइन होगी P इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। ठीक है इतना। लास्ट और देख लें, यहाँ पे 3 इक्वेशन थी आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस कब एप्लीकेबल थी, कोई कंडीशन थी क्या? हाँ जी बताया करें बेटा, ये बात भूलनी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल थी, ए जब आपका कांस्टेंट हो। अगर यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो क्या सेम इक्वेशन एप्लीकेबल होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज पैरेलल चल रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर कब एप्लीकेबल है? जब अल्फा आपका कांस्टेंट हो। हाँ जी डन। ठीक है फटाफट एक बार रीडिंग लेंगे, मैं आपसे सारे पैरेलल्स पूछूंगा, आपको बताना सबको एक साथ। फटाफट देख लेंगे एक बार, देखने के बाद फिर बिना देखे बताना। हाँ जी डन। ठीक है बताएंगे, मैं इसकी बोलूंगा ट्रांसलेशन मोशन की टर्म, आपको रोटेशनल की टर्म बतानी है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, और इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए आई अल्फा, और उसके बाद आपका आता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सिंबल क्या है? एल है उसका, पी था इसका। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर उस साइड,
वर्क डन इज एफ डॉट वी, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टॉर्क डॉट थीटा, पावर एफ डॉट वी यहाँ पे ओमेगा। और कुछ बचा है? हाँ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी पैरेलल में लगेंगी। ठीक है, आसान, अगर ये आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो चैप्टर बहुत आसान है। अभी तक मैं बोला था मुश्किल है, पर हाँ अगर आप हर रोज पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कई बार। अभी 12th में एक चैप्टर शुरू हुआ, मैंने बच्चों को बताया कि ये 12th का मुश्किल टॉपिक है। अगर आप चैप्टर को ठीक से नहीं शुरू करेंगे, जैसे रेत निकलती है ना मुट्ठी से, 2 चैप्टर निकले और चैप्टर निकला, तो सचेत होके पहले 3 लेक्चर 4 लेक्चर तो बहुत ढंग से करने ही करने। अभी आपने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हैं, उसके ऊपर बेस्ड 3-4 सवाल करेंगे। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमेटिक्स वर्ड से आप क्या समझते हैं? आपने 2 चैप्टर्स को क्लब करके बोला काइनेमेटिक्स, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन और मोशन एंड प्लेन। लेकिन काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज का मोशन स्टडी करते हैं विदाउट बोदरिंग इट्स कोज, है ना, उसका कारण क्या है हम नहीं जानते हैं, बट हाँ मोशन हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने कारण जाना कि फोर्स लगा इसलिए मोशन हुआ है। तो जहां पे आप बिना कारण को जाने हुए सिर्फ मोशन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो अगर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लगाएंगे यहाँ पे रोटेशनल मोशन में, तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, लिखें सवाल। A wheel is rotating with a angular speed. A wheel is rotating with a angular speed या angular velocity 2 radian per second. It is subjected to a uniform angular acceleration. It is subjected to a uniform angular acceleration. टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपका इनिशियल ओमेगा दिया है वह है 2 रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट लिखें सवाल का, ये कॉमन पार्ट था। फर्स्ट पार्ट ए, what angular velocity what angular velocity does the wheel acquire after 10 seconds? 10 सेकंड बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस will it make in this time interval? How many revolutions will it make in this time interval? हाँ हाँ निकालें, बस हो गया। आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है 22 रेडियन पर सेकेंड। सेकंड का है 19 रिवोल्यूशंस।
एक मिनट। हाँ जी, हुआ बेटा, फर्स्ट हो गया। क्या लगाया आपने? ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ठीक है, सेकेंड केस में क्या लगाएंगे? निकालना क्या है? टोटल रिवोल्यूशंस। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताएं, कैसे अप्रोच करेंगे? लगभग लगभग ठीक है। देखिए आप एक बार, आप लगाएंगे थीटा इक्वल टू यू टी प्लस, नहीं अब ये लगा सकते हैं, एक बात और आसान हो गया है। अगर ओमेगा एफ निकल आया है, ओमेगा एफ निकल आया है, तो ये मुश्किल है अप्लाई करना, ये आसान है। ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा कितना है? 120 रेडियन आया क्या ये? हाँ जी, ये आया एक इतना रेडियन। पर उसने पूछा कितने चक्कर काटे, उसने रेडियन नहीं पूछा। एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? अगर कोई यहां से फॉर एग्जांपल आप कहें पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, एक चक्कर कंप्लीट किया, तो उसने कितना एंगल चला? 360 डिग्री चला। अपना रेडियन बताएं, रेडियन में कैसे निकालेंगे? डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन पता है? हाँ, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या आप कहें 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। क्या अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अब पता है, अब निकाल सकते हैं? निकालें। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दिस। एक रिवोल्यूशन में आपका पाई रेडियन होता है, तो कितने रिवोल्यूशन हुए निकालें। बिल्कुल यूनिटरी मैथमेटिक्स लगनी है। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है आपको। हाँ जी, फाइनल आंसर बता दें, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हुए? बीस आ रहा है। देख ले भाई एक बार, अगर 2 पाई रेडियन हो, 2 पाई रेडियन हो, तो एक रिवोल्यूशन होगा। अगर एक रेडियन हो, तब कितने रिवोल्यूशन होंगे? 1/2 पाई। अगर आपके 120 रेडियन हो, तो क्या 120 2 पाई रिवोल्यूशंस? 60 60/3.14 डिवाइड करके लगभग लगभग ये आपका 19 आता है। तो 19 रिवोल्यूशंस हो गए आपके इतने डिस्प्लेसमेंट में। बात समझ में आई? यहाँ पे आपको जो नई इंफॉर्मेशन, नई तो नहीं है, पुरानी ही है, बट हाँ ये यूज करनी थी कि एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन।
ठीक है, अगला सवाल लिखें। बोलो, देखिए, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स, क्या, नहीं हाँ फिर बोल रहा हूँ, फिर भी लिख लो आप। फ्लाई व्हील रोटेट्स, a flywheel rotates with uniform angular acceleration, uniform angular acceleration, full stop. Its angular velocity, its angular velocity increases from, ये देखिए यहाँ पे रखा है, its angular velocity increases from 20 pi radian per second to 40 pi radian per second in 10 seconds. Its angular velocity increases from 20 pi radian per second to 40 pi radian per second in 10 seconds. Full stop. How many rotations, how many rotations did it undergo, did it undergo in this period? कितने रोटेशंस या रिवोल्यूशंस होंगे, ये आपको निकालना है। हाँ जी बेटा, आंसर इज 150, 150 रोटेशंस आपके होंगे। एक सौ पांच हुए, 45 कम रह गए पूरे, 45 लेस। रवीश बाबू सब ठीक चल रहा है, पहिया घूम रहा है। हिंट ये है कि पहले आपका अल्फा निकलेगा, निकाल लिया, फिर उसके बाद तो वही इक्वेशन है, थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस वाली, वहां थीटा निकलेगा, फिर आपको वही लगाना है, ये वाला जो आपने किया था अभी,
150 पाई आ रहा है, पाई को हटाना है बस, ये बात है। हाँ जी करें, देख लें। अल्फा आपका आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 20 पाई बाय 10, दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबका अल्फा यही आया है? जब आप लगाएंगे ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा एफ, ये 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 पाई स्क्वायर माइनस 400 पाई स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इज 2 पाई इंटू थीटा। आ गया? कहाँ पाई नहीं लगाया था? यहाँ पे 1200 पाई स्क्वायर, और साइड से आ जाएगा आपका 4 पाई, ये थीटा आ गया। आ गया सबका? आंसर 150 आएगा, नोट कर लें। ये सवाल बिल्कुल भी नए नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले वही हैं आपके, बस उनके सिंबल्स अलग यूज किए हैं, कुछ भी नया नहीं है। क्या करें? हाँ, जब टीचर करता है लगता है जीवन कितना आसान है। आसान ही है, बार बार करेंगे तो आसान हो जाएगा। निधि, आसान हो रहा है जीवन पहले के मुकाबले, या मुश्किल बढ़ती जा रही है? वीनू, आपका क्या रिस्पॉन्स है? हाँ नहीं, बार बार करने से अच्छा होता है, होगा। लिखिए आप तीसरा सवाल। हालांकि मैंने लिख दिया है, फिर भी आप वर्डिंग लिखना चाहें तो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, लिख लें आप। अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये गिवन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला। फिर उसके बाद कैलकुलेट पार्ट ए पार्ट बी। हिंट ये कि जैसे वहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन होता था और v निकालना होता था, आप डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ भी आप डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा निकालने के लिए, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा निकालने के लिए।
ठीक है, वेरी गुड। बताना है किसी को? प्राची, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा निकल आएगा, 2 बार करेंगे तो अल्फा निकल आएगा। आंसर नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर कोई एक पार्टिकल एक सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, लेट से ये वेलोसिटी आपकी v है, ये आपका रेडियस r है, तो क्या v इक्वल टू r ओमेगा होता है, आपको पता है? हाँ जी, डिराइव कर सकते हैं इसको, अभी हमने किया चैप्टर तो डिराइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है, v इक्वल टू r ओमेगा। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो साफ साफ पता है, ये है। इसी लोकेशन पर क्या आप ओमेगा की डायरेक्शन बता सकते हैं? अगर मैं पूछूं कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है, डेफिनेटली हर मोमेंट पर अगर पार्टिकल यहां है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन यूनिक नहीं है, बार बार बदल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ जी, ये बताया हुआ है क्या मैंने? किसके परपेंडिकुलर? पहले ये बताएं, क्या ऐसी कोई बात? हाँ जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्कस हुआ है क्लास में ना, वो एक सवाल आया था उसमें डिस्कस हुआ था। अब देखो, जब पार्टिकल आपका ऐसे रोटेट करता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उस पार्टिकल के मोशन सर्कल के टेंजेंट होती है, ये v है। ओमेगा कैसे? ओमेगा हम डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपकी ओमेगा की डायरेक्शन होती है। ध्यान आया कुछ कुछ, है ना? अब देखें आप, मैंने शायद एग्जांपल भी कराया हो। अगर ये एक एक्सिस है, मैंने कहा कि इसके अराउंड रोटेशन होना है। अगर इसके अराउंड रोटेशन होना है तो क्या आप रोटेशन का सेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर इसके अराउंड होना है तो ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। वो बताया था मैंने कि वो नोट नोट मारते हैं नाचते हुए। तो एक्सेस पता है तो आपको मोशन का आइडिया लग जाता है ना? तो आप नीचे कहीं नोट कर लें दोबारा से, हालांकि मैंने नोट करवाया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is along the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपकी ओमेगा की डायरेक्शन होती है। देखो, किसी भी डायरेक्शन के पता होने का मतलब क्या है कि हमें मोशन का सेंस पता लग जाए। अगर एक्सिस पता है तो मोशन का सेंस पता लग रहा है, तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट तरीका है ओमेगा बताने का, ठीक है। बट अब अगर एक्सिस ऐसे है, देखो अगर एक्सिस ऐसे है तो सर्कल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। दो बातें होगी ना, एक ऐसे भी और एक ऐसे भी। तो वो कैसे तय करेंगे कि ये वाला है कि ये वाला है? राइट एंड थंब रूल, है ना? आप उसके बाद लिखें, डायग्राम बना लें बेशक, ये ऐसे डायग्राम बना लें कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक बढ़िया डायग्राम ऐसे बनता है। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ओमेगा कैसे बनेगा?
देखो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है बस। जिस साइड एक्चुअल मोशन है उस साइड उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठा जिस साइड आएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, आप लिखें डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन बी डिटरमिन्ड, direction of omega can be predicted or determined by using a short trick of right hand thumb rule. Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, फुल स्टॉप के बाद कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स along actual motion and thumb will give us direction of omega. ठीक है, अब देखें हमने ये वाला रिलेशन जो हमने पहले निकाला हुआ है ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे वेक्टर नहीं दिखाया गया है। इसी को अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। आप पहले एज इट इज लिख लें, इसका मतलब समझाऊंगा आपको मैं। एक्सप्रेशन सेम है बट आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है उसको, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे जो ये क्रॉस लगा हुआ है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि वेक्टर का एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, उसको हम अभी डिटेल में करेंगे। हमने वेक्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा वेक्टर एडिशन, है ना, कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके, कौन से, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, ध्यान है कहां पे यूज हुआ था, वर्क पावर एनर्जी में, है ना, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वहां पे निकाला हमने एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा। अब हम वेक्टर का ये लास्ट पार्ट, इतना ही वेक्टर आपके रहता है 11th-12th में, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन इसकी देख ली, इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिख लिया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का काम आ रहा है, उसको हम समझेंगे अभी अलग से टॉपिक में, वेक्टर प्रोडक्ट में। टाइम कितना बचा है, 56 हो गए, इतना ही करते हैं फिर आज।